Hello friends, you are welcome to Jhalak Youth Skill and Research Channel. Friends, today we are going to talk about UPSC, PSC, State Services, SSC, CCA, CCS. What is this terminology? Class 1 and Class 2 officers. Friends, अभी recently issues raise हुए कि जो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि एक साल जो है अटेम्प्ट जो है एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से 2020 में दे कुड नॉट प्रिपेयर इट प्रॉपरली और दे कुड नॉट अपीयर एट सर्टेन टाइम्स. स्टूडेंट्स जो हैं उनको लॉकडाउन की वजह से घर जाना पड़ा, तो जिस स्थान पे जहाँ पर उन्होंने जिस सिटी में एग्ज़ाम्स देने थे वो नहीं दे पाए और कुछ स्ट्रेस की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए. तो उन्होंने जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उनको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाना चाहिए. तो दोस्तों आज इसमें देखते हैं कि कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस के लिए कितने हैं और एज लिमिट क्या है, तो उसके बारे में करते हैं. यूपीएससी एज द नेम इंडिकेट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये क्या है? ये सेंट्रल बॉडी है जो कि सेंट्रल सर्विसेज को, जो यहाँ से एग्जाम पास करते हैं, जिसमें कि प्रीलिम, मेंस एंड देन इंटरव्यू. तो एवरी ईयर जितनी भी वैकेंसीज टोटल जो सेंट्रल सर्विसेज की बनती हैं, उसके बिहाफ पे जो है एंट्रेंस होता है. और ये जो है ऑल ओवर इंडिया इनको जॉब करना होता है, ट्रांसफरेबल जॉब होता है. ऑल ओवर इंडिया दे कैन गो एनीवेयर एंड दे हैव टू सर्व वेयर देयर promotion or their transfer is done, they have to go and serve there. So these are the class 1 officers or class A officers. Earlier 1975 it was declared as Roman language. जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, क्लास 1, 2, 3 एंड 4. रोमन लेटर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 उसके हिसाब से. तो क्लास 1 और क्लास 2 जो थे वो गजेटेड ऑफिसर्स, और जो सी एंड डी है, सी में क्लरिकल स्टाफ और डी में जो है लोअर एलडीसीज एंड अदर्स, पियोन एंड अदर सर्विसेज. तो इस तरह से डिवीजन था. और जो सीसीए है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लासीफाई करती है, जो कि 1975 में हुआ और उसके बाद फिर 85 में जो है फिर से इसका पब्लिकेशन हुआ. 1998 से ऐसा हुआ कि डीओपीटी ने ABCD 4 ग्रुप्स कर दिए, जो क्लास 1, 2, 3, 4 थे. रोमन लैंग्वेज से इसको ABCD किया गया. तो ए में जो है क्लास 1 ऑफिसर्स, जो ए ग्रेड ऑफिसर्स डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू ऑल ओवर इंडिया दे हैव टू सर्व एंड देयर जो लेवल ऑफ इनकम है, पे स्केल जो है उनका, जो लेवल 15 से लेवल 20 तक, ये क्लास 1 ऑफिसर्स रहे जिनको कि ए ग्रेड कहा गया. और बी ग्रेड में जी ए और बी ग्रेड के जो हैं गैजेटेड ऑफिसर्स, जिनकी की पब्लिकेशन गैजेट में होती है, जो हमारा गैजेट है इंडिया, उसमें इसका पब्लिकेशन होता है, इसलिए इसको गैजेटेड कहा जाता है. और ये डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट की सील के माध्यम से जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है. इसलिए दे हैव मोर प्रिविलेजेस देन अदर स्टेट लेवल ऑफिसर्स. They get vehicles, they get office houses, they get lot of privileges over others because they pass out the UPSC exam. उसके बाद में जो हर स्टेटमेंट के अपने अपने सर्विस कमीशंस हैं, तो उसको उन्होंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशंस. हर स्टेट का है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पंजाब, हर जगह के, हर स्टेट के अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशंस भी हैं. तो वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आते हैं, वे भी क्लास 1 ऑफिसर्स, या उनको हम क्लास 2B जो बी ग्रुप है उसके गैजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं. वे भी क्लास 1 ऑफिसर्स के बराबर ही प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन दे विल बी सर्विंग इन द स्टेट ओनली. तो वो अक्सर जो है एसडीएम लेवल से जो है जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टेट्स में करते हैं और उनके ट्रांसफ़र जो है स्टेट्स में ही होते हैं. अब जो यूपीएससी के थ्रू हैं उसमें और भी बहुत सारे, जिसको कि हम कहते हैं कि आईएएस एंड एलाइट,
एक एग्ज़ाम है जिसमें कि IAS एंड एलाइड आते हैं, तो उसमें मेरिट वाइज जो है फर्स्ट जो मेरिट में IAS, उसके बाद में IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके बाद IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड अदर्स रेवेन्यू सर्विसेज एंड अदर्स। इसी तरह से UPSC जो है दानिक्स जैसे कि अंडमान दिल्ली अंडमान निकोबार एंड अदर यूनियन टेरिटरीज का एग्जाम्स भी करता है। जो BARC हैं या DRDO है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इसरो, वह भी जो साइंटिस्ट वहाँ के जो UPSC के माध्यम से एग्ज़ाम से कंपटीशन से जाते हैं, तो वह भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन क्लास 1 ऑफिसर्स का। और इसी तरह से जो स्टेट लेवल में उसमें क्लास B जो हैं वह गजेटेड एंड नॉन गजेटेड दोनों होते हैं। तो गजेटेड रहेंगे तो उनके प्रिविलेजेस डायरेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आए, और उनके प्रिविलेज भी उनको भी जो है यूनियन UPSC जैसे ही ऑफिशियल्स द्वारा होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन वह स्टेट लेवल पे ही होते हैं। अब बात करते हैं कि CCS जो है सिविल सर्विसेज, ये आर्टिकल 309 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके आधार पे ये जो है सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। तो CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज। इसी तरह से SSC है शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें भी जो है ऑफिशियल्स के डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू कंपटीशन के थ्रू आप जाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि कितने कितने साल में जो एज लिमिट है, इनिशियली जो था IAS एंड IAS सर्विसेज के लिए जो है एज जो है 21 ईयर्स से 28 ईयर्स तक थी, लेकिन फिर उसके बाद में ये 32 ईयर्स तक मिनिमम एज 21 ईयर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन UPSC के लिए ग्रेजुएशन, वह ग्रेजुएशन BA BSc BCom हो सकता है, या 10+2 के बाद में BTech या MBBS की डिग्री, यह है मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन। और एज 28 ईयर्स थी, जिसको कि मैक्सिमम एज को बढ़ा करके 32 ईयर्स कर दिया गया। और अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो था 3 थे, लेकिन उसके बाद में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वह 6 किए गए जनरल कैटेगरी के लिए, और मिनिमम एज जो है वह 21 से 32 ही है, लेकिन OBC और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए जो है वह 9 अटेम्प्ट्स हो गए, और उनकी मैक्सिमम एज जो है वह 35 ईयर्स है। और SC एंड ST के लिए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है उसमें 12 अटेम्प्ट्स किए गए, उनको 12 अटेम्प्ट्स किए गए। अब दोस्तों बात ये होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों को अटेम्प्ट ज़्यादा क्यों दिए जा रहे हैं, ये कंसिडरेशन क्यों। और बहुत बार आपने देखा होगा कि एजिटेशन होता है कि अब ये रिजर्वेशन को जो है ख़त्म किया जाना चाहिए, या रिजर्वेशन कैटेगरी या इस तरह से एक्स्ट्रा जो अटेम्प्ट्स हैं वह नहीं दिए जाने चाहिए। दोस्तों मेरिट एंड डिमेरिट्स, जैसे कि देखते हैं कि हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट होता है। अगर हमारा नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में भी आप देखें तो पहले 5th क्लास में भी बोर्ड था, 8th क्लास में भी बोर्ड था, फिर 10th एंड 12th, तो 4 जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थे। उसके बाद में 5th का बोर्ड हटा दिया गया तो 8th क्लास शुरू हुआ। 8th, 10th एंड 12th जो 79 एंड 80 ऑनवर्ड जो उन्होंने दिए, तो उन्होंने 8th के भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए। हालांकि उन एग्ज़ाम्स का 5th एंड 8th में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस का कहीं पे भी कोई मेरिट जो है कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। उसके बाद में फिर 8th क्लास का भी बोर्ड ख़त्म कर दिया गया, और फिर खाली 10th एंड 12th के ही बोर्ड एग्जामिनेशन रह गए। उसके बाद में आप देखिए कि अभी 2013 ऑनवर्ड्स जो है, जो 10th में था उस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जो है डाइल्यूशन किया गया, और ये कहा गया कि स्कूल बोर्ड भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और जो सिस्टम था उसमें इवेल्युएशन सिस्टम में भी चेंज किया गया कि वहाँ पर ज़्यादा जो है रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्ट्स बना करके या असाइनमेंट्स बना करके बच्चों के जो एजुकेशन को है, जो सिस्टम सिलेबस था उसको जो है चेंज किया गया कि उसके हिसाब से मेरिट जो है बनेगी। लेकिन दोस्तों वह भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जब 2-3 साल तक ऐसा हुआ तो ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि 10th तक बच्चों को थोड़ा लिवरेज देने की वजह से जब 11th क्लास में वो गए, स्टूडेंट्स गए, तो उनको एकदम से सिलेबस का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, और फिर वह 11th और 12th के जो सिलेबस था
वो compete करने में उनको दिक्कत आई और 12th का उनका जो रिजल्ट्स बिगड़ने लगे। वहाँ पर अगेन इस जो सिस्टम को है वो ख़त्म किया गया, फिर से जो है फुल सिलेबस को बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए कर दिया गया जैसा कि पहले था। तो इस तरह से आप देखें कि टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ हैं वह चेंज की जाती हैं, उसका क्या मेरिट डिमेरिट होता है उसके हिसाब से फिर चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि जो अटेम्प्ट्स की बात है, पहले जो है जनरल कैटेगरी के लिए 3 अटेम्प्ट्स होते थे जो कि बाद में 5 हो गए, क्योंकि एज लिमिट भी बढ़ गई, एज लिमिट भी बढ़ा दी गई, तो एज लिमिट के हिसाब से फिर अटेम्प्ट्स भी बढ़े। अब बात ये है कि ये जो अदर कैटेगरीज के लिए 9 या 12 अटेम्प्ट्स हैं, तो उसमें जब ऑफिशियल्स एग्ज़ाम्स पास करके जाते हैं तो एक इनहेरेंट जो है उनमें आपस में कहें कि डिसलाइक फॉर अदर ऑफिशियल्स या डिसलाइक फॉर जो कि प्रिविलेज के थ्रू आ रहे हैं, जिनको कि अटेम्प्ट्स ज़्यादा मिले हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऑफिशियल्स का आपस में एक कहीं पर जो है हीन भावना या कॉम्प्लेक्स रहता है, या उनके लिए जो है एक जेलसी भावना ऐसा फील होता है, और जो कि इनहेरेंट है उसमें, कोई इट इज़ अ ओपन सीक्रेट ऐसा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इतना प्रिविलेज दिया जाना चाहिए अदर कैटेगरीज को या नहीं, एक तो ये। दूसरा ये कि जो अटेम्प्ट्स हैं, एज लिमिट है, एज फैक्टर जो है वो बढ़ाया गया। एज फैक्टर क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, क्यों, ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं सेम एजुकेशन सिस्टम करके आ रहे हैं, स्कूलिंग सबकी सेम है, सभी जो है 5 years एंड ऑनवर्ड्स जो है वो एडमिशन लेकर के आ रहे हैं, तो उनको अटेम्प्ट्स ज़्यादा क्यों, और उनके लिए जो है एज लिमिट वह जो है 35 years या 40 years क्यों, ये एज डिफरेंस इतना ज़्यादा एनहांसमेंट क्यों, ये काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन जो रेज करना ये वैलिड भी लगता है। क्योंकि जब स्कूलिंग सिस्टम सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है, सभी स्कूल्स में पढ़ के आ रहे हैं, उसी एज ग्रुप में हैं, तो अटेम्प्ट्स को क्यों ज़्यादा दिया जाना। तो इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बताइएगा। इट इज़ एन ओपन डिस्कशन, और मेरिट और डिमेरिट हर चीज़ के होते हैं। तो हमको जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो जब क्रीम, जिसको कि हम क्रीम कहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स, क्रीम ऑफ इंडिया, जो कि हमारा एलीट क्राउड है, तो वहां पर ये डिफरेंस, भेदभाव क्यों। एज लिमिट सबका सेम होना चाहिए। अभी दोस्तों एक और इशू जो है, जो लेटरल एंट्री, तो इस पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का, जो कि स्पेशली यूपीएससी जो सेंट्रल सर्विसेज या अदर एग्ज़ाम्स को, कंपटीशन को जो स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चनेबल थिंग थी, और बहुत ज़्यादा उनका एजिटेशन था कि ये लेटरल एंट्री क्यों की जा रही है, लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट जो है क्लास 1 ऑफिसर्स को क्यों लिया जा रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनका प्रिविलेज है, जो उनका चांस है, वो क्लास 1 ऑफिसर बनने का कम हो रहा है, ऐसा उनको फील करते हैं। नेचुरल है कि वह सीट्स कुछ कम हो जाएंगी, जैसे कि डायरेक्ट जो है क्लास 1 जो डिप्टी डायरेक्टर्स ऑनवर्ड्स जो है मिनिस्ट्रीज में जो हैं, वह डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं। तो अब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जब जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या दूसरे पीएसयू से लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जो है क्लास 1 ऑफिसर्स को लिया जा रहा है, तो इस पर भी स्टूडेंट्स का एजिटेशन है और उनका क्वेश्चन मार्क है। तो इस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों मेरा अपना मानना ऐसा है कि लेटरल एंट्री से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेटरल एंट्री में एक बात यह है कि उसमें हमें जो एज ग्रुप है, और स्पेशली कंपटीशन के लिए भी, अभी जो कंपटीशन का एक जनरल कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं तो, या रिजर्व कैटेगरी भी, SC ST OBS भी, सबके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। मिनिमम एज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समय को देखते हुए, और इन द मीन टाइम आप देखें, आप इसको एनालिसिस करें कि जो करप्शन
जो क्लास 1 ऑफिसर्स के लेवल में जो करप्शन और क्राइम पिछले 2 डिकेड्स में अगर आप देखते हैं तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें सोशल इशू भी समझना होगा। ऐसा क्यों? जो 21 ईयर की एज में कोई इंसान क्लास 1 ऑफिसर बन जा रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, एक श्लोक है, उसमें यही बताया गया है कि जब कोई इंसान यंग हो, एनर्जेटिक हो और उसके पास पावर्स हो, तो यह जो और इन पावर्स का वह इंसान मिसयूज करे तो डेफिनेट है उसका पतन होना। और ऐसा ही होता है कि जब क्लास 1 ऑफिसर्स करप्शन में या बहुत सारे क्राइम्स हैं उसमें जब वो पड़ जाते हैं तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट केसेस बनते हैं और फिर जॉब भी वो लूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरा मानना ऐसा है, और कई इंटेलेक्चुअल्स का, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करके इसको पाया, क्या ये उचित समय नहीं है कि जो मिनिमम एज है उस एज को बढ़ा दिया जाए। मिनिमम एज को जो है 25 ईयर्स कर दिया जाए और उसके बाद में एक 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस कर दिया जाए कि आदमी का जॉब का 3 ईयर्स का मिनिमम, जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मिनिमम 3 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस भी हो। कोई भी किसी भी प्रोफाइल में उनका जॉब एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया जाए, 3 ईयर्स का जॉब हो जाए और जो मिनिमम एज फैक्टर है वह 25 ईयर्स किया जाए। क्योंकि देखिए, जब 21 ईयर्स से कोई इंसान जॉब में लग गया और 60 ईयर्स तक उसको रिटायरिंग एज है, 60 ईयर्स तक जाना, तो 40 ईयर्स इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टेन्योर। तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे जो है न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी जगह कितने साल बाद बनेगी। आप ये भी सोचें, हमें कंसिडरिंग द सिनेरियो कि अब हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नंबर है कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जो मिनिमम एज है उसे 25 ईयर्स होना चाहिए और 3 ईयर्स का मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस भी हो, इररिस्पेक्टिव कि किसी भी उन्होंने लेवल में या किसी भी पे स्केल में किया हो या कंसोलिडेटेड किया हो। मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस जो इथिकल, उनको जॉब का जो है इथिक्स पता होनी चाहिए, जॉब सिनेरियो होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। अब 25 ईयर्स से आगे जो है 5 अटेम्प्ट्स 30 ईयर्स तक कर देने चाहिए। दैट वुड बी एनफ एंड इट शुड बी इक्वल टू ऑल स्ट्रेटा। तो एक ये भी इंटेलेक्चुअल्स का व्यू है कि इसको भी आप कैसे व्यू करते हैं, आप कमेंट करके मुझे इसमें बताइएगा। तो जिस तरह से जो है यूपीएससी है उसी तरीके से जो है स्टेट सर्विस कमीशंस हैं, तो आप स्टेट सर्विस कमीशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीओज, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो कि बैंक में डायरेक्ट होते हैं, उनके जॉब्स हैं। इस तरह से स्टेट्स की भी अपनी गजटेड एंड नॉन गजटेड ऑफिसर्स की जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी प्रकार से जो डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर्स के जॉब हैं वह भी स्टेट लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वह भी गजटेड पोस्ट हो गई। और हमारे जो किसी भी हॉस्पिटल के जो सीएमओज हैं वह भी गजटेड होते हैं। जैसे अक्सर आप देखिए कि कहीं आपको कोई भी अगर एफिडेविट करवाना है तो कहा जाता है कि गजटेड ऑफिसर से साइंड होना चाहिए। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं वह भी गजटेड पोस्ट में आते हैं। तो ये गजटेड कैसे डिसाइड किया जाता है? इट इज़ नॉट ऑलवेज। अब आप ये कहेंगे कि जैसे मैंने एग्जाम्स के बारे में बताया, तो जो वाइस चांसलर बने हैं या जो सीएमओज बने हैं वो एग्ज़ाम्स के द्वारा कई बार नहीं भी आते। तो वहाँ पर क्या है कि जो पे स्केल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो यूपीएससी के थ्रू जो डायरेक्ट जो है क्लास 1 ऑफिसर हैं उनका जो लेवल है, जो पे स्केल लेवल है, वो लेवल 15 से स्टार्ट होकर के लेवल 22 तक है। तो इसलिए जो उनकी इनिशियल पे जो है वो 2.5 लाख तक की बनती है। तो वो लेवल है 15, 16 ऑनवर्ड। तो इस प्रकार से उससे नीचे जो है 9 से लेकर के जो है 15 तक जो है वह क्लास 2 ऑफिसर्स में भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पे स्केल जो है वह भी कंसीडर किया जाता है। तो उसके आधार पर भी गजटेड ऑफिसर्स होते हैं जो कि साइन करते हैं। और जजेस जो हमारे हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर कि जो हमारे जजेस हैं, कोर्ट्स के जज हैं, दे आर द क्लास 1 ऑफिसर्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
certain times they are not gazetted officers. All like सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं या हमारे हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस हैं, वह उस पोस्ट में, उस कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रस्तुति आप कैसा फील करते हैं, क्या आगे के लिए जो है प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आप कैसा फील करते हैं, वह भी आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार से यह एक ब्रीफ जानकारी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।